क्योंकि बड़ा मुद्दा है सर सीईटी को लेके। सीईटी की 4 गुना की लिस्ट सर कब तक आप डाल दोगे? आप कह रहे हो 3 दिन पहले। हम 2 और 4 जुलाई को हो रहा है जी। ग्रुप डी की भर्तियां कब तक हो जाएंगी सर? सितंबर में ग्रुप डी का जो है वो एग्जाम हमने प्रस्तावित किया है, क्योंकि वो एनटीए ने लेने हैं। अच्छा, जिन भर्तियों पर सर स्टे है, क्या सिर्फ भर्ती पे स्टे, पूरे ग्रुप पे स्टे हो जाता है? नहीं, कोई ग्रुप पे नहीं है, पार्टिकुलर पोस्ट पे है। जैसे हरियाणा पुलिस का सर 5 तारीख के बाद 5 तारीख को हो जाएगा सर। कोर्ट में तो मामला 5 तारीख को सुनवाई है अब की बार। हाँ, हो जाएगा लगभग। कोई कारण नहीं है स्टे का या कोई बड़ा आधार कुछ टीजीटी भर्ती को लेके सर। तो टीजीटी भर्ती को लेके ये कब तक पूरी होगी? क्योंकि आपने कहा था 30 जून तक पूरी हो जाएगी, क्या सच में? 30 जून तक हमारा टारगेट था, और सीएम साहब ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने विधानसभा में भी कहा था। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे चेयरमैन साहब के पास आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बड़ी अच्छे। क्योंकि अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बड़ा खतरनाक आपका शेड्यूल है। बहुत भीड़ अब तो बाहर लगी रहती है अक्सर, लेकिन आप सबको निपटा के ही फिर हमसे बात कर लो। आपका धन्यवाद सर। सर एक सवाल है संस्कृत टीचर को लेके, जो मेरे पास एक भाई का मैसेज आया है, मैं आपको बता देता हूं कि संस्कृत पीजीटी की भर्ती पहले होगी या टीजीटी की? क्योंकि कैंडिडेट पहले पीजीटी चाहते हैं। दोनों भर्तियों में सेम कैंडिडेट हैं, लगभग 400 के करीब। यदि पीजीटी वाले पहले हो जाते तो टीजीटी में लगभग सभी का नंबर आ जाएगा और संस्कृत जगत पर खदरी साहब का बहुत बड़ा उपकार होगा। पीजीटी का जो मामला है जी, वो ज्वाइनिंग शिक्षा विभाग ने करवानी है जी, और उन्होंने इस बाबत कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम जो पीजीटी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके साथ साथ जो आचार्य और शास्त्री हैं जी, उनको भी एडजस्ट करेंगे। तो ये तो शिक्षा विभाग का मामला है कि वो कितनी जल्दी इनको ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। अगर वो ज्यादा देर करते हैं ज्वाइनिंग में, उनका प्रोसेस देर से होता है या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देर लगती है जी, तो हम टीजीटी का अपना प्रोसेस जो है वो जारी रखेंगे और उसकी स्क्रूटनी वगैरह जो करके रखेंगे। और अगर वो जल्दी होता है तो इस बात पे हम कैंडिडेट के विचार करेंगे कि पीजीटी की ज्वाइनिंग पहले हो जाए और टीजीटी का रिजल्ट हम सबसे बाद में डिक्लेयर करें। जी सर, मेरे साथ एक भाई हैं, वो उनका सवाल है स्टेनो के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो मैं उनको एक बार लाइन पे ले सकता हूं सर। बता दो उसका सवाल क्या है। वो चाहते हैं कि एक बारी, क्योंकि सवाल उनके बहुत सारे थे, फिर मैं बोला भाई टेक्निकली आप हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, तो बोले ठीक है जी। हेलो सुमित जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, कैसे हो सर? मैं सुमित जी बढ़िया हूँ। हमारे सामने चेयरमैन साहब बैठे हैं सुमित जी। तो मैं चाहता हूँ आपका जो सवाल है स्टेनो को लेके वो हमारे चेयरमैन साहब से बताएं, एक एक करके, जो आपके 1 या 2 सवाल हैं जो भी हैं। ओके सर जी जी बताएं सर। नमस्ते सर जी। जी जी सुमित जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे स्टेनो का है हमारे यहाँ से, एक तो सर ये मैनुअली बुलवाने की जैसे एक तो स्पीकर के होती है सर, और एक जैसे मतलब कोई डिक्टेटर होता है, मैनुअली बच्चे जैसे बैठते हैं क्लास में होती है। इसके रिगार्डिंग कहना था सर। ये एक बार है कि पिछली बार भी ये दिक्कतें आ रही थी। हमारे सुमित जी चाहते हैं कि मैनुअली बोला जाए स्पीकर की बजाय। एक टीचर आए वो बोलते रहे, ना कि स्पीकर में कभी वहां से आवाज आ गई, उसका स्पीकर फटा हुआ, उसका बेस ज्यादा है, इसलिए स्पीकर की प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट सुमित जी, आंसर ले लेता हूं मैं इनका। जी सर। सुमित जी ऐसा है, हमने जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफ टाइपिस्ट, इनका हमने ये निर्णय लिया है कि हम स्किल टेस्ट पहले करेंगे और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको ही हम 4 टाइम को
एग्जाम के लिए बुलाएंगे फर्दर को। तो एक एजेंसी हमने हायर की है, या नहीं अभी की, एग्रीमेंट करने वाले हैं हम उनसे। उन्होंने बिहार में रेलवे का, हाई कोर्ट का और कई ऐसे टेस्ट उन्होंने स्किल टेस्ट किए हैं। जो उनका मेथड है, उनका ये है कि वो एक ऑडियो जो है रिकॉर्ड करके वो बोलेंगे और उससे ही डिक्टेशन बोलेंगे, जिससे कैंडिडेट अपनी स्टेनोग्राफी में लिख के उसके बाद उसको टाइप करेगा। जो आप कह रहे हैं कि बोलने वाले चाहिए, ये तब संभव है अगर कैंडिडेट कम हो। हमारे पास 60,000 कैंडिडेट हैं और हम एक टाइम में 2,000 लोगों का ये टेस्ट लेंगे, 4 शिफ्ट में लेंगे एक दिन में। तो जैसे हमने 9 से 10 के बीच में टेस्ट लेना है, तो 9 से 10 के बीच में वही ऑडियो उसी टाइम पे वो अंबाला में भी बज रही होगी, वो सोनीपत में भी बज रही होगी और वो गुड़गांव और फरीदाबाद में भी बज रही होगी। तो ऐसा नहीं हम कर सकते कि वहां बोलने वाला ले जाएं, या तो बोलने वाला एक हो तो एक आदमी को उसी टाइम कैसे ले जा सकते हैं। अगर ये बोलने वाला का टाइम रखें तो ये तो 6 महीने भी भर्ती नहीं होगी। तो हमने ये किया है कि ऑडियो हम रिकॉर्ड कराएंगे पहले, और जिस बात से आप डरते हैं कि वो उनसे जो कनेक्ट है या उनका पुट है वो इंग्लिश का, कहीं वो इंग्लैंड का पुट ना हो, अमेरिकन का पुट ना हो, तो हम हरियाणवी आदमी से, अपने किसी हरियाणा के ही लोग से, व्यक्ति से अपनी जितनी ऑडियो बनेंगी, हमारी 40 के लगभग ऑडियो बनेंगी, वो रिकॉर्ड करवाएंगे। हम लगभग 2 गुना करवाएंगे और हम टाइम पे एजेंसी को बताएंगे कि ये इस नंबर की ऑडियो बजानी है। जी सुमित जी, मैं चाहूंगा आपका जो दूसरा सवाल है वो सवाल ये है सर, जैसे कि हिंदी में जैसे ये सर हरियाणा सरकार की ओर से ये जारी किया गया था कि 70% जो रिटन टेस्ट है सर, स्किल टेस्ट के बाद 70% जो स्टेनो रिगार्डिंग है सर, जो स्पेशली हिंदी में ये है कि हिंदी में जो 70% सब्जेक्ट है वो सर काफी बुक्स हैं सेम हिंदी की। तो ये सर से ये कि पिछली बार जैसे हमने तैयारी अलग बुक से की थी और आगे अलग बुक से, रूल अलग अलग है सर इनमें, आउटलाइन और रूल, तो ये दोनों मतलब मैच नहीं कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं जो सिलेबस है हिंदी का वो उसके लिए बुक कई हैं? हाँ जी जी सर। तो जो एडवर्टाइजमेंट हुई है वो क्या बताया गया है कि हम किस टाइप से एग्जाम लेंगे, या सिलेबस में क्या उल्लेख किया गया है? सिलेबस तो में तो सर जैसे सारा वो कर रखे है कि ये चीज आएगी सर, 70% स्टेनो के रिगार्डिंग आएगी सर। तो इससे इस बारे में अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमारे को आप रिटर्न में दे लें, ताकि हम डिपार्टमेंट से पूछ के बातें पहले ही तय कर लें कि हमने किस तरह का सिलेबस में क्या है। कोई मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं, उसमें कोई लिपि भी होती है, कृति देव या कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं। तो जैसे टाइपिंग की होती है सर, माफी चाहूंगा मैं बीच में, जैसे टाइपिंग के जैसे अलग होती है सर, फॉन्ट होता है सर वो कृति देव, तो एक जैसे मंगल फॉन्ट हो गया, कृति देव हो गया। और लेकिन जो एक सिलेबस के रिगार्डिंग जैसे मैं कह रहा हूँ सर, आप एक मिनट, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, मैं सर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ सर। इलेक्ट्रिशियन की जैसे 70% मेंशन कर दिया, तो इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस आप कोई भी बुक में उठा लो तो सेम ही मिलेंगे सर। हाँ तो सेम मिलेगा तो सेम में से ही छांट लेंगे ना, ये तो अच्छी बात है। सेम है तो ये ऐसे करें सर, जो स्टेनो की जो बुक है उसके हर बुक का एक अलग स्टैंडर्ड है, अलग तरीके से तैयार होता है। तो आपने कुछ जो सिलेबस है, जो एजेंसी हमने हायर की है और उन्होंने दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लिए भी काम किया है, उससे हम कंसल्ट करेंगे कि हमने ये प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है तो इसका क्या हाल है आप पे। क्योंकि उन्होंने रिसेंटली पिछले 6 महीने में लगभग 21,000 पदों के लिए काम किया है। बिहार में भी अभी काम करके आए हैं वो। सुमित जी, इस पे आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर अपना सुझाव दे दीजिए तो वो ज्यादा बेहतर है। मेल से भेज दीजिए, रिटर्न में भेज देंगे सर, आके और रिटर्न में दे देंगे भैया इतनी बुक्स है। हिंदी में सर करीबन 10 से 12 बुक्स हैं। चलो ठीक है, ठीक। और कोई आपकी तरफ से सवाल भाई जी? एक और पूछना था सर प्लीज जी। जैसे सर ये स्किल टेस्ट में कितना गुना बच्चों को बुलाएंगे सर?
इस पे अभी हम विचार कर रहे हैं कि स्कूल अप्लाइड 4 को बुलाएं या 20 गुणा को बुलाएं या 25 गुणा को बुलाएं, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट इसमें कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा कि वो रिटन टेस्ट में तो पास हो जाता है पर उस पर स्टेनोग्राफी और टाइपिंग आती ही नहीं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट हम चिन्हित कर लें पहले और फिर रिटन टेस्ट लें। अभी हम सोच रहे हैं, उस एजेंसी से हमने बुलाया है कि उन्होंने बाकी जगह कैसे किया है। ओके सर, ठीक है सुमित जी, ओके सर, धन्यवाद ओके भाई जी, ओके ओके, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो ये स्टेनो की जो बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी सर, और इसमें लगभग 1600-1700 वैकेंसी हैं और 1800-1900 बच्चे ही पास इसमें हुए हैं। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि स्टेनो सिर्फ एक टाइपिंग है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लियर करते हैं पर स्टेनो नहीं हो पाती उनसे। तो सर आपने इनको अभी आपने कहा आज की न्यूज देखी होगी जी अखबार जी की जी कि पंजाब में जी जो लोग 5-6 साल से काम कर रहे हैं स्टेनोग्राफी जी और टाइपिस्ट, जी तो उस वहां की सरकार ने एक निर्णय लिया जी कि हम इनका इस तरह का एक टेस्ट लेंगे जो जी वर्किंग में कर्मचारी हैं, जी और आपको हैरानी होगी कि 80% लोग फेल हो गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी नौबत आए, हम पहले स्किल टेस्ट करके जी फिर ही भर्ती करना चाहते हैं। जी सर एक सवाल है ITI को लेके, उसमें कुछ इश्यूज हैं। एक भाई हैं जो फोन पे जुड़े हैं हमारे साथ, तो आप एक बार उनकी समस्या सुन लीजिए। बाकी तो फोन वाले नहीं है, सीधे जो मैंने लिख रखे हैं सवाल वो है सर। हेलो तकदीर जी, नमस्कार। तकदीर जी, आपका ITI का कोई मामला है जो आप बताना चाहेंगे? हमारे साथ चेयरमैन साहब बैठे हैं, भोपाल सिंह खत्री जी। तो सर आप अपना सवाल रखें सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। वैसे तो आपको कोऑपरेटिव बंदे, हमारा जो ITI का अप्रेंटिसशिप का मुद्दा है सर जी, तो उसका ये है कि SSC ने मना करते कि अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता। नहीं, SSC कौन है मना करने वाली? जो क्राइटेरिया है या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ITI डिपार्टमेंट की तरफ से तय होके आए होंगे, और जो उनकी तरफ से तय होके आए होंगे वही हमने फॉलो किए होंगे। अगर उन्होंने ये कहा है कि अप्रेंटिस एक्सपीरियंस का पार्ट है तो हम वो फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने ये कहा है कि अप्रेंटिस एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है, अप्रेंटिस के बाद जो आपने प्लेसमेंट में जाके कहीं किसी कंपनी में काम किया वो काउंट करना है, तो हमने तो जो गाइडलाइन उन्होंने दी है उसको फॉलो किया है। अगर आपने कोई इस बात से शिकायत है तो आप जाके विभाग पे दर्ज करा सकते हैं कि ये आपका रूल गलत है। हम HSSC तो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, नियम वो तय नहीं करती। सर जैसे हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था सर। हाँ, अगर हाई कोर्ट का कोई आएगा तो पार्टी डिपार्टमेंट बनेगा ना, हम थोड़ी बनेंगे। हमारे को तो जो रूल उन्होंने बना के दे दिए वो फॉलो करने हैं हमने तो। नहीं सर, अब जैसे जो हमारे साथी थे, चलो ये बहस का विषय नहीं है, जी, जी। रूल हम नहीं बनाते। तकदीर जी, सीधा सा बात है कि आप अपने डिपार्टमेंट से बात करें, ITI का जो आपका डिपार्टमेंट है उसी से बात करें। वैसे उन बच्चों सर हमारे पास सवाल आते हैं कुछ TGT भर्ती को लेके सर। तो TGT भर्ती को लेके ये कब तक पूरी होगी? क्योंकि आपने कहा था 30 जून तक पूरी हो जाएगी, क्या सच में? 30 जून तक हमारा टारगेट था, और सीएम साहब ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने विधानसभा में भी कहा था जी कि जून में हम TGT के 7,500 नए टीचर दे देंगे जी। पर जब हमने एग्जाम किया तो हमारे पास क्वेश्चनों पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ गए, तो उन ऑब्जेक्शनों को हमने एक्सपर्ट टीम के पास भेजा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जी। और हिसार यूनिवर्सिटी में, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जी। इस तरह से जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे जी। तो वहां से जो रिवाइज आंसर होके आए जी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल कर दीजिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप चेंज कर दीजिए, या इस तरह से कहा है कि ये डाउटफुल है, क्वेश्चन ही नहीं बनता अपना। तो इस सारी चीज़ों को दुरुस्त करके हमने रिवाइज करके फाइनल आंसर की तैयार की है, जिसके आधार पर हम रिजल्ट बना रहे हैं। और आज कल में ही हम स्क्रूटनी का, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का जी। प्रोग्राम डालने वाले हैं कि हमारा शेड्यूल क्या है। जी। आपकी जानकारी के लिए 5 जुलाई से सेक्टर 16 के अग्रवाल भवन में जो TGT के सब्जेक्ट हैं 11 जी, इनकी स्क्रूटनी हम शुरू करने जा रहे हैं।
ओके, मतलब जो ऑब्जेक्शन लगाए थे, क्या उस एग्जामिनर को भी ब्लैकलिस्ट किया जाता है? बिल्कुल, उनको सबको बच्चों की मान लिए हैं जी या एक्सपर्ट ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है, प्रूफ दिया है जी कि ये क्वेश्चन सही इसलिए है, ये एनसीईआरटी की बुक से जी। या किसी डॉक्यूमेंट से मैंने इस पेज नंबर इतने से उठाया है, जी। आपका जो कैंडिडेट है, आपका जो बच्चा है वो गलत ऑब्जेक्शन लगा रहा है, या तो उसकी बात माननी है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनसे लिए हैं। हम नहीं चाहते कि बाद में ये कोर्ट में जाए, पर्सन चैलेंज हो हमारे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कब तक हो जाएगी सर? 5 जुलाई से शुरू 5 जुलाई से शुरू हो और जाएगी। 18 जुलाई तक है। ओके, तो ये टीजीटी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल था जो हमने टीजीटी पे हमने किया। सर, कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाते हैं उनकी बातें आई हैं। उनका कहना है कि भाई प्राइवेट स्कूल में हम टीचर हैं, हमारा एक्सपीरियंस काफी है, तो हमें भी कहीं ना कहीं रिगार्ड्स मिलने चाहिए, कहीं ना कहीं अंक मिलने चाहिए। उसके बारे में आपका कोई प्लान ऐसा कुछ? आज भी शायद आपको बच्चे कुछ बाहर मिले होंगे। जी जी जी। वो 8-10 बच्चे मिलने आए थे जी। और मैं तो खुद ही शक में था कि अगर किसी के पास डीओ के सिग्नेचर हैं, जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, तो हमने उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान लेना चाहिए। एफिलेटेड स्कूल है जी। या नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी का कोई स्कूल है, केवी है, जी। इस तरह के हमने मानने चाहिए। तो उन बच्चों के आने के बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट मंगाई कि हमारी एडवर्टाइजमेंट में क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो हरियाणा सरकार के स्कूल में पढ़ा रहा हो, ठीक है। तब तो उसको सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिलेंगे। ओके। अगर उसको एज में छूट चाहिए तो वो किसी भी अफिलेटेड स्कूल में भी अगर पढ़ा रहा है तो उसको एज में छूट तो मिल सकती है, पर सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलेंगे। ये हमारी एडवर्टाइजमेंट में पहले से स्पष्ट written। लिखा हुआ है पहले से। ओके। ये बच्चों के आने के बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट मंगाई। ओके। मैं खुद हक में था कि डीओ के साइन जिस पे जी। हैं उसको कंसीडर करना चाहिए। और यही बात हमने शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण भी मांगा, तो उन्होंने भी यही कहा है कि सोशो इकोनॉमिक का जो नोटिफिकेशन है जी। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट शब्द यूज हुआ है, तो वो सीटी पे नहीं लागू है, वो टीजीटी पे भी लागू है नोटिफिकेशन। ओके। सीटी का एक्ट नहीं मैं कह रहा हूं, जी जी। जो सोशो इकोनॉमिक का नोटिफिकेशन है वो सी क्लास में सब पे लागू हो जाता है और वहां हरियाणा गवर्नमेंट शब्द लिखा हुआ है। ओके सर, एक वैकेंसी है 1/2020 और 12/2019 की बायोमेट्रिक मिसमैच हुई थी। इसको बुलाने के बारे में आपकी तरफ से क्या कुछ प्लान बनाया गया है? बच्चे काफी दिनों से वेट भी कर रहे हैं। ये बच्चे भी आपको शायद नीचे आज ही मिले हैं जी, और ये मेरे को मिले, तो मैंने आज ही एक कमेटी गठित कर दी है जी। जैसे हमने पुलिस की बायोमेट्रिक की है कि उनको बुला के हमने कमेटी के सामने पेश किया। अगर किसी कैंडिडेट की बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही या उसमें कुछ एरर आ रहा है किसी तरह से, तो हम उन कैंडिडेट को, ऐसे सभी कैंडिडेट को कमेटी के सामने पेश करेंगे और उनको जो उन्होंने एग्जाम दिया था वो लाइव दिखाएंगे टीवी की स्क्रीन पे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आप ही हैं या कोई और है। हमारे पास एग्जाम सेंटर की वीडियोग्राफी भी है, हमारे पास अटेंडेंस सीट भी है, OMR सीट भी है। आज आके वो सिग्नेचर क्या कर रहा है, वहां उस अटेंडेंस सीट पे उसके सिग्नेचर क्या हैं, डिफर हैं या अलग हैं। Okay. इस तरह से जो हमारा मैच करने का सिस्टम है जी, उससे मैच करेंगे और 1-2 दिन में ही हम नोटिस निकालेंगे, उनको टाइम देंगे कि इस दिन आप कमेटी के सामने आके पेश हो सकते हैं। ओके। तो टीजीटी में आर्ट में डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट को कंसीडर करने हेतु बात हुई, जबकि बीटीसी और जेबीटी को लागू कर दिया गया है, डिप्लोमा को जगह ही नहीं मिली है। फिर बता रहा हूं जगदीप जी कि रूल हम नहीं बनाते, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया वो तय करते हैं जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी भर्ती है। ओके। अगर हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो आप कह रहे हैं इस जी। तरह का कोई रूल है जी। तो हम तो उसको फॉलो करने के लिए मजबूर हैं। कई बार हम ये भी जानते हैं कि ये शर्त गलत है या ठीक नहीं है, जी। परंतु हम उन नियमों से बंधे हुए हैं। ओके सर, एक सवाल आया जो मैंने उसको बड़ा गौर से रिसर्च किया तो मैंने लगा भाई हाँ ये खास सवाल है।
दो पोस्ट हैं जैसे टीआई और ईआई की सर। अब सीईटी मेन से पहले जो 4 गुना बच्चे आप बुलाएंगे और ईआई के 4 गुना में नहीं आता, मतलब 4 गुना आप बुलाएंगे, कोई बच्चा और हाँ एक्साइज इंस्पेक्टर, हाँ जी हाँ जी, कोई बच्चा टीआई के 4 गुना में आता है और ईआई के 4 गुना में नहीं आता। बाद में उसके मार्क्स अगर सोचें मार्क्स उसके आ जाएं उससे ज्यादा, तो क्या आप उसको ईआई में लिस्ट में भी क्वालिफाई करता हुआ पाया जाएगा क्या? ये सिर्फ ईआई और टीआई का सवाल नहीं है जी। कॉमन ग्रेजुएट का जो हमारा ग्रुप है जी, उसमें 20 से भी ज्यादा पोस्टें हैं। उसमें टीआई है, ईटी है, उसमें फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी मंडी बोर्ड है, उसमें मंडी सुपरवाइजर है, उसमें ऑडिटर है, उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं। तो हम उस ग्रुप का एग्जाम तो एक ले रहे हैं, आप तो पार्टिकुलर दो कंपेयर कर रहा हूं जी। तो ये तो सब पे लागू होगा। तो जब वो बच्चा 4 टाइम के लिए आ जाएगा जी और सिलेक्शन जोन में जाएगा जी, तो हम उससे प्रेफरेंस भरवाएंगे, ठीक है, डीवी के दिन जी, कि आप बताओ कौन सी पोस्ट पे लगना चाहते हो। अगर उसकी प्रेफरेंस हमारी मेरिट के हिसाब से जो हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है जी, जो उसको अलॉट होगी तो ठीक, वरना उसको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कोई ना कोई ऑप्शन उसको मिल जाएगा। ओके, नंबर मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से। जो सीईटी का, क्योंकि सीईटी ये सवाल इसके बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा है सर सीईटी को लेके। सीईटी की 4 गुना की लिस्ट सर कब तक आप डाल दोगे? आप कह रहे हो 3 दिन पहले, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिनको बहुत दूर से आना पड़ता है या सरकारी छुट्टी लेनी पड़ती है, उनके लिए समस्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता लग जाए मेरा नंबर आएगा, आज वो पढ़ाई के लिए बैठ जाए, दिन रात एक कर दे, क्योंकि एक 50 नंबर वाला है और एक 90 नंबर वाला है। तो वो चाहते हैं कि आप अगर लिस्ट निकाल दें। हमारा एग्जाम, पहला एग्जाम 2 और 4 जुलाई को हो रहा है जी, तो कल या परसों में ही हर कैंडिडेट को जी, जिसने हमारे को संपर्क करने का जो भी तरीका दिया है जी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, टेक्स्ट मैसेज का दिया है या ईमेल आईडी दी है जी, उसके मोबाइल पे ये मैसेज चला जाएगा, यू आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस ग्रुप, आपका एडमिट कार्ड इस तारीख से जारी होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। हर कैंडिडेट पे इंडिविजुअल मैसेज जाएगा, लगभग 10 दिन पहले पता लग जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ओके, ये तो फिर आपने खुशी की बात बता दी सर। एक सवाल है सर, कुछ भाई टेक्निकल के बच्चे थे जो कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट ने उनको कह दिया था ठीक है भाई आप सीईटी मेंस में आ जाएं। क्या पिटिशनर को ही ऐसी इजाजत मिली है या कोई भी टेक्निकल बच्चा सर? नहीं, ये कोर्ट का आदेश था, पहले 3 बच्चों का आया और कल 13 बच्चों का और आ गया जी। पर हम इसके अगेंस्ट अपील में चले गए हुए हैं कि हम इसको मानने में असमर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो जिन्होंने सीईटी नहीं दिया वो भी एलिजिबल हो जाएंगे और जो सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। जो बच्चों की अपील थी या उनका पटिशन थी वो अपने आप में ही बेहूदी थी। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने सीईटी प्रीलिमिनरी का टेस्ट लिया तो मेरे से टेक्निकल तो पूछा ही नहीं कुछ उन्होंने। तो हमने कब कहा था कि हम टेक्निकल पूछेंगे? प्रीलिमिनरी में तो हमने उसके जीके देखनी थी, अवेयरनेस देखनी थी, उससे हल्की बुल्की बातें पूछनी थी। हम टेक्निकल बातें या सिलेबस से संबंधित बातें तो अब अगले एग्जाम में पूछेंगे हम। ओके, अब किसी ने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, फॉरेन सर्विस में जाना, फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, ये थोड़ी कह सकता है कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी टेस्ट में मेरे से वो संबंधित नहीं पूछे जिस सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रहा था, जिस संबंधित पूछा। हाँ, जी, जी, जी। तो उन्होंने तो सिर्फ प्रीलिमिनरी में क्या होता है, कभी भी सब्जेक्ट के नहीं पूछे जाते, वहां सिर्फ आपकी अवेयरनेस पूछी जाती है और जीके पूछी जाती है कि आप देश और दुनिया के प्रति कितने सजग हैं, आपने लेटेस्ट घटनाओं को पता है देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये प्ली ही गलत थी, तो हम इसके खिलाफ अपील में गए हैं कि इस तरह की बातें हम नहीं मान सकते। हम सिलेबस संबंधित पूछेंगे ना अब जी, 60 से 70% अब पूछेंगे मेन एग्जाम में उससे। ओके, 5/2019 की भर्ती
के तहत जो कैंडिडेट रिवाइज रिजल्ट में नहीं आए तथा मामला कोर्ट में लंबित है, परंतु उन्होंने स्टे ले लिया है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग सर, परंतु डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, इसमें डिपार्टमेंट के थ्रू क्लैरिफिकेशन HSS बोर्ड में लंबित है। नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हमारे को अब CS की तरफ से लेटर आया है और सभी डिपार्टमेंटों से उन्होंने वैकेंसी पोजीशन पूछी है कि आपके यहाँ हमने क्लर्क इतने भेजे थे, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कितने छोड़ के चले गए। तो हम एक तरह से एक वेटिंग की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, पर इसमें कठिनाई हमारे को ये आ गई, जो 630 लोग हमारे रिवाइज रिजल्ट में बाहर हुए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी सर्विस पे स्टे दिया हुआ है जी। एक तरफ तो माननीय उच्च न्यायालय हमारे को रिवाइज करने का आदेश देता है, और जब हम रिवाइज कर देते हैं, कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो उनकी सर्विस पे स्टे दे देता है। तो उसमें हम भी पार्टी हैं और बच्चे भी पार्टी हैं जो नए रिवाइज रिजल्ट में इन हुए हैं जी। कि इनकी सेवाएं समाप्त करिए और हमारे को सेवाएं में लीजिए। तो एक विडंबना की बात है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सड़कों पे हैं, और जो बच्चे रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गए हैं किसी भी तरह से हुए हैं, मैं कोई पर्सन चिन्ह नहीं लगाना चाहता, वो अभी भी अपने सर्विस को स्टे जी। अच्छा, जिन भर्तियों पर सर स्टे हैं, क्या सिर्फ भर्ती पे स्टे, पूरे ग्रुप पे स्टे हो जाता है? नहीं, कोई ग्रुप पे नहीं है, पार्टिकुलर पोस्ट पे है। जैसे फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर है जी, इसके प्रोसेस पे ही स्टे है, पर हमने सरकार से कोर्ट से रिक्वेस्ट की है जी कि आप अपने आदेश को मॉडिफाई या रिव्यू कीजिए, क्योंकि हमारी PMT शुरू हो रही है जी। जिन पोस्टों पे PMT रिक्वायर्ड है, 1 जुलाई से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पंचकूला में हमारी PMT हो रही है। जैसे डिप्टी रेंजर हैं, जेल वार्डन हैं, इस तरह की जो पोस्ट हैं जिसमें PMT रिक्वायर्ड है, हम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि हमारे को कम से कम ये जो फायर ऑपरेटर हैं इनकी भी PMT करने की इजाजत दीजिए। हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, पर प्रोसेस में शामिल कर लेंगे। अभी तक प्रोसेस पे स्टे है, देखो कोर्ट हमारी अपील को मानती है नहीं। ग्रुप D की भर्तियां कब तक हो जाएंगी सर? सितंबर में ग्रुप D का जो है वो एग्जाम हमने प्रस्तावित किया है, क्योंकि वो NTA ने लेने है एग्जाम, तो हमने NTA को लिखा है कि आप सितंबर की डेटें हमारे को बताएं कि आप कब ले सकते हैं ग्रुप D का पेपर, ताकि हम समय पर बच्चों को बता दें, वो तैयारी कर सके। तो सितंबर में तो शायद हो ही जाएगा। अब NTA सारे देश के लिए काम करता है, तारीख उन्होंने निर्धारित करनी है। तो सितंबर में मान लीजिए हो जाएगा, तो नेक्स्ट CT अक्टूबर तक हो जाएगा? नवंबर। और उससे आगे की जो भर्तियां हैं फिर वो, क्योंकि फरवरी मार्च में तो फिर स्टे लग जाए। 31 दिसंबर तक तो हम ये सारी भर्तियां कर चुके होंगे। ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? नवंबर में होगा, वो तो अगले साल की भर्तियों के लिए होगा। ओके, तो सर हमारे हरियाणा की युवाओं को कोई आप मैसेज, क्योंकि मेरे पास जो सवाल थे जहां से आए थे वो मैंने आपसे पूछ लिए, हरियाणा की युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि पूरा जो जुलाई माह है उसका हर सैटरडे और संडे को हमारा एग्जाम है। मेन का 1-2 तारीख को हमारा पेपर शुरू होने जा रहा है, फिर 8-9 का है, फिर 15-16 का है। इस प्रकार सैटरडे और संडे का हर एग्जाम होगा, और इसके साथ साथ PMT जिसमें रिक्वायर्ड है वो 1 जुलाई से ताऊ देवीलाल में हो रही है, और TGT की DV 5 जुलाई से सेक्टर 16 के अग्रवाल भवन में शुरू हो रही है। जो बच्चे तैयारी में हैं, कतार में हैं, 4 गुणा में आ रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, और अगले आने वाले बच्चों के लिए वैक्यूम छोड़ दें कि वो अगली बच्चे दूसरी पोस्टों पर एडजस्ट हो सके। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी योग्यता और पारदर्शिता से भर्ती होगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा पुलिस का सर 5 तारीख के बाद 5 तारीख को हो जाएगा सर? कोर्ट में तो मामला 5 तारीख को सुनवाई है अब की बार। हाँ, हो जाएगा लगभग। कोई कारण नहीं है स्टे का, या कोई बड़ा आधार नहीं है, क्योंकि 3086 ने तो ज्वाइन कर लिया है जी। 2500 या 2000 लोगों का क्या दोष है?
तो होप सो हो ही जाएगा, शायद पक्का हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। और भाई हमारे चेयरमैन साहब बड़े भाग्यशाली हो भाई, आप चेयरमैन साहब से मिल लो हो, आप इंटरव्यू देख लो हो। पुराना के तो इंटरव्यू भी नहीं देखे होंगे अपना। धन्यवाद, जय हिंद, बात बता के धन्यवाद सर, थैंक यू सर।